सबसे पहले मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने मेरे को कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में ये बताना चाहूँगा। मैंने अपना बिज़नेस 1978 से शुरू किया है। मेरा सफ़र ऑलमोस्ट 42 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। आफ्टर माय मैरिज मैंने अपने फादर का ये बिज़नेस ज्वाइन किया है और तब से आज तक ये बिज़नेस में मैं इसका भागीदार रहा हूँ। मेरे लिए ये बड़ा चैलेंज था कि इस कंपनी को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए। मैंने अपने जीवन काल से, जब से मैंने अपना बिज़नेस जोड़ा है, अपने एक्सपीरियंस से इस कंपनी को अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए सबसे पहले मैंने एक अच्छी अपनी टीम तैयार करी। टीम, प्रोडक्शन टीम, मार्केटिंग की टीम, ये मैंने अपनी क्रीम तैयार करी जो एक बैकबोन है एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए। आज और पहले के में बहुत फ़र्क आ गया है टेक्नोलॉजी वाइज। पहले सब मैनुअल काम होते थे, सब जो लिखत पर थी, जो लिखना पढ़ना था वो सब वर्बली और लिखत पढ़ से होता था। सब आज नई टेक्नोलॉजी आने से कंप्यूटराइज्ड हो गया है। आज उससे बड़ी फास्ट डेवलपमेंट हुई है इस इंडस्ट्री की। मैं एज ए होल भी कहना चाहूँगा कि पूरी इंडस्ट्री आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ये डेवलप हो रही है। इस कंपनी का क्रेडिट 500 करोड़ पर लाने के लिए मेरे सारे स्टाफ का जाता है। जो ये HPM का जो सारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनको सारा क्रेडिट जाता है। आज ये परिवार 500 आदमी का परिवार है जो फैक्ट्री, मार्केटिंग डिवीज़न, हेड ऑफिस में बैठते हैं। ये उन्हीं का परिवार है। रिसेंटली 2010 में हमने एक टेक्निकल प्लांट शुरू किया था राजस्थान के अंदर। हमने 4 मॉलिक्यूल से शुरू किया था। आज हम उसमें 14 मॉलिक्यूल्स टेक्निकल बना रहे हैं। वक्त की डिमांड के हिसाब से मोदी जी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम से हमने कुछ और मॉलिक्यूल्स नए बनाने का निश्चय किया है। मैं बड़े दिल से ये बात कहता हूँ कि मेरा अभी मोदी जी ने टिम का प्रोग्राम और TI का जो प्रोग्राम अभी एक विशेष निकाला है कि हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ना कि इंपोर्ट होना चाहिए। उसके एवज में मैंने मोदी जी को प्रेरणा लेते हुए यही कहा कि मुझे अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और इंक्रीज़ करना है, इंस्टेड ऑफ कि हमें इंपोर्ट्स करना है या चाइना को प्रमोट करना है। रिसेंटली हमने 7 मॉलिक्यूल के लिए हमने 12 करोड़ रुपए अभी नई इन्वेस्टमेंट लगाई है 7 मॉलिक्यूल नए बनाने के लिए, जिसका अभी मैं आपको, मेरा स्टाफ आपको सारे मॉलिक्यूल्स के नाम दे देगा। इसके पैरेलल ही एक विशेष मैंने और अभी प्रयास कर रहा हूँ। मैं मैंकोजेब प्लांट में और लगा रहा हूँ अपने राजस्थान के अंदर, जो इंडिया में आज सिर्फ 3 कंपनी ही बनाती हैं, UPL, इंडोफिल और कोरोमंडल। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसे 12 महीने से 15 महीने में उसकी प्रोडक्शन ला करके मैं मैंकोजेब की दूँ। इसी कड़ी में यही कहना मैं चाहूँगा कि इंडिया में बहुत गिनी चुनी कंपनियां ही हैं जो इतने मॉलिक्यूल्स टेक्निकल अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं।
मैं आज उसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ। मेरा पूरा भरपूर प्रयास है कि मैं इस उद्देश्य को आने वाले 6 से 12 महीने में पूरी कोशिश से मैं इसको पूरा करूँ। साथ साथ हमने अभी हमारी नई डायरेक्टर जो मेरी डॉटर है तपस्या गोयल, उसने ज्वाइन किया है, कोई 1 साल अब हुआ है पूरा। उसने हमें कुछ टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी हमारी कंपनी को, मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है और काफ़ी डेवलप किया है। जहाँ तक इंडियन कल्चर का सवाल है, एग्रीकल्चर का है, इंडिया टोटली बेस रेनफॉल के ऊपर है। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि हमारी नई गवर्नमेंट मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम ला करके इस इंडस्ट्री को जीवित कर दिया है, जो पहले इंपोर्ट्स पर चाइना बेस पर रहती थी। मैं उनको दिल से धन्यवाद भी देता हूँ और सलूट भी करता हूँ कि उनकी सोच इस सेक्टर के लिए बहुत आगे लेकर के जाएगी। जैसा आपने बोला कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो क्या हमारे हिंदुस्तानी कंपनियों के पास इतनी कैपेसिटी है कि जो वो किसानों की भरपाई पूरी कर पाए? बिल्कुल सही कहा। मैं ये तो कह सकता हूँ कि इतनी कैपेसिटी नहीं है, परंतु मोदी जी का ये प्रयास एक सराहनीय कदम है। हम अगर यही सोचते रहेंगे कि हमारे पास कैपेसिटी है या नहीं है, अगर हम यही सोच करके करेंगे तो ये इंडिया डेवलप कैसे होगा, हम अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। डेफिनेटली मैं आज ये कह सकता हूँ कि 60 to 40%, 60% मैं इसको पॉजिटिव बोलता हूँ, 40% नेगेटिव बोलता हूँ, पर उसके लिए गवर्नमेंट को तैयारी करनी है। 40% तैयारी करके देनी है कि रॉ मटेरियल यहाँ अवेलेबल कराने हैं, या इसको इस तरह का इसको डेवलप करना है कि इंडिया इंडस्ट्री को डेवलपमेंट मिले, ना कि इंपोर्ट्स को डेवलपमेंट मिले। से एग्ज़ाम्पल, जितना इंपोर्ट्स होता है उसकी ड्यूटी को वो इंक्रीज़ करें, इंपोर्ट को बैंड करें, उसको रिस्ट्रिक्ट करें, या उसकी इंपोर्ट ड्यूटी इतनी लगा दें कि अल्टीमेटली हमें मजबूर होना पड़े कि हमें इंडिया में ही उसको जनरेट करना है। जीएसटी के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, जो मेरी असेसमेंट है एज ए होल, जीएसटी जो 13 या 14 टैक्स लेवीज थी हमारे ऊपर, एक लेवीज हुई है, और उस लेवीज से हमको कंट्रोल करने में, लॉजिस्टिक में कंट्रोल करने में, सेल करने में हमें इस इंडस्ट्री को काफ़ी इजी हुआ है। और इंस्पेक्टर राज टोटली इससे क्लोज हुआ है, टोटली। और इससे प्राइजेस भी डाउन आएंगे, इससे प्राइजेस भी डाउन आने की पूरी उम्मीद है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज इसका इफ़ेक्ट कितना आएगा, बट ये मेरी पर्सनल थॉट्स है। इट्स नॉट ए मतलब पर्टिकुलर कि मैं इसको बहुत श्योर होके कह सकता हूँ, बट एवरीबडी इंडस्ट्रीज गेन फ्रॉम जीएसटी। एवरी इंडस्ट्री, एवरी सेक्टर, नॉट पर्टिकुलर ईयर, एवरी सेक्टर, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका गेन है। मेरे जैसी इंडस्ट्री, हमारे साइज जैसी इंडस्ट्री के लिए इसमें गेन है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट फार्मर्स को जो मिलेगी वो लेस मिलेगी, कम रेट पे मिलेगा। सर, जो आप टेक्निकल बना रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि अभी 17 के आसपास आपका इन टोटलिटी है, तो क्या हम ये टेक्निकल एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? तो अभी हमने एक्सपोर्ट शुरू किया है। 2 साल पहले हमने एक्सपोर्ट किया था, 1 साल हमने उसको विदहोल्ड किया है। कुछ टेक्निकल्स कंपनी में प्रॉब्लम थी, बट अब हमने इसको टेक्निकल एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है। जो हम मैंगो जेब का प्लांट लगा रहे हैं,
उसका 90% हम एक्सपोर्ट ही करेंगे। सब्जेक्ट टू दैट ही हम इस प्लांट को लगा रहे हैं। दैट इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लांट प्योरली, वो राजस्थान में हम लगाए। बीइंग ए सर इंडस्ट्रियलिस्ट हाँ। एंड एज अ फार्मर थॉट हाँ। एंड एज ए कॉमन पीपल, एक आम इंसान के रूप में, एक शब्द आज की डेट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, उस शब्द का नाम है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इस शब्द को लेकर के क्या आप सोचते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट इस व्यू से, एक फार्मर के व्यू से, कि कितना वो उसके लिए वैल्यूएबल या प्रॉफिटेबल है, और एक आम इंसान कि जो इस चीज़ से कभी कोई वास्ता नहीं है एग्रीकल्चर से, जैसे कि ऑफिस में काम करने वाले लोग जो एग्रीकल्चर खेती नहीं करते हैं, तो उनके बारे में ये ऑर्गेनिक सुन करके कितना वो लोग उसके पीछे डेडिकेटेड या डिवोटेड हो जाते हैं कि ऑर्गेनिक है तो मुझे ये बेस्ट होगा। तो ये चीज़ ऑर्गेनिक को लेकर के किस तरीके का आप सोचते हैं, क्या वर्ड क्या है? जहाँ तक ऑर्गेनिक का आपने प्रश्न किया है, नो डाउट अगर ऑर्गेनिक क्रॉप होती है तो वो हेल्थ को सपोर्ट करती है और लोग उसको प्रेफर भी करते हैं। परंतु इंडियन कल्चर के अंदर, इंडियन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रैक्टिकली इस लार्ज स्केल पे पॉसिबल ऑर्गेनिक है नहीं। हमें अल्टीमेटली पेस्टिसाइड यूज़ करना उसमें बहुत कंपलसरी है। अगर हम और फॉरेन कंट्री से कंपैरिजन करें तो जो लोग वो यूज़ कर रहे हैं उसका हम मतलब 30% लेस यूज़ कर रहे हैं। 30%, 40%, मतलब मैं डेटाज बुक से निकाल करके हम बता सकते हैं कि और स्टेटों में जो और कंट्रीज़ में जो यूज़ पेस्टिसाइड का कर रहे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम उसके मुकाबले बहुत लेस कर रहे हैं। वन थिंग, विदाउट पेस्टिसाइड यूज़ ग्रोथ नहीं हो सकती इंडिया की, इतना कल्टीवेट नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। अगर पेस्टिसाइड नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हम क्रॉप पैदा करेंगे, फार्मर्स पैदा करेगा, तो वो इतना हाइक हो जाएगा कि मतलब 5 गुने रेट हो जाएंगे, जो कोई भी एफर्ट नहीं कर सकता। और प्रैक्टिकली इतनी प्रोडक्शन नहीं होगी, लोगों को खाने का नहीं मिलेगा, हमें इंपोर्ट बाहर से करना पड़ेगा। दैट इज़ मस्ट। जहाँ तक ऑर्गेनिक का सवाल है, ऑर्गेनिक एक नाम बना दिया गया है कि भाई ऑर्गेनिक और पेस्टिसाइड, इसका एक डिफरेंस कर दिया कि इसमें जहर होता है, हम फ्रूट में डालते हैं, फ्रूट में डालने के बाद इसमें जहर चला जाता है। ये सब गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना रखे हैं, उस नॉर्म से ही हम मतलब माल को जनरेट करते हैं। सब रेड्यूस गवर्नमेंट ने सब बना रखे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसके अपनी तरफ से उसको करते हैं। तो ये सब साइंटिस्ट ने सब पहले लाइसेंस उसको तभी मिलता है जब वो पूरा फील्ड ट्रायल, टेस्ट ट्रायल सब जब चीज़ हो जाती है, तभी हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग फार्मर्स पढ़े लिखे समझदार हैं वो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिक को और पेस्टिसाइड को। मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता कि पेस्टिसाइड यूज़ करने से क्रॉप ख़राब होती है, वेजिटेबल ख़राब होता है, उससे हेल्थ ख़राब होती है। हाँ, अगर वो डोजेज़ ज़्यादा यूज़ की जाए, दूसरे तरीके से यूज़ की जाए, क्रॉप वाइज जो सैंक्शन है उसको यूज़ ना किया जाए, तो डेफिनेटली इफेक्ट आ सकता है। मैं चैलेंज तो ये है कि जी इतना कंपटीशन है इस मार्केट के अंदर कि आजकल सर्वाइव होना मुश्किल है। चाइना मार्केट में माल इंपोर्ट होते हैं, इलीगल इंपोर्ट होते हैं, माल इंडिया में आते हैं। हम अपना जनरेशन, अपना माल अपनी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग का बनाते हैं, उससे कंपेयर नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही है। हमने गवर्नमेंट को लेटर्स भी लिखे हैं, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी किया है कि इलीगल काम को रोको। पर हाँ, मैं आज बड़े दिल से ये बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। गवर्नमेंट मेक इन इंडिया प्रोग्राम में इलीगल काम को भी स्टॉप करेगी और जो लीगल भी इंपोर्ट होता उसको भी रोकेगी और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगी, जिसकी मैं 100% सपोर्ट करता हूँ। और चैलेंज का जहाँ तक सवाल है, इस इंडस्ट्री में कुछ गिनी चुनी ही, पूरे इंडिया में गिनी चुनी इंडस्ट्री हैं
जो 28 से 30 टेक्निकल सिंगल कंपनी बनाती हैं। और मैं आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं अगर 1 साल बाद आप मेरे से बात करेंगे, मैं आपको लिस्ट राइटिंग में दूंगा, इंक्लूडिंग मैंकोजेब, मैं करीब करीब 22 से 23 टेक्निकल अपने मैन्युफैक्चरिंग के मैं आपको लिस्ट दूंगा विद प्रूफ की, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कागज़ों में है, पेपरों में है। मैं 23 टेक्निकल, आज 14 टेक्निकल मैं अपने बना रहा हूँ, 7 मेरे अंडर प्रोसेस में, 8 प्रोसेस में इंक्लूडिंग मैंकोजेब, जिसके लिए मैंने 12 करोड़ रुपये भी इन्वेस्टमेंट लगाई है और फर्दर इसमें करीब करीब 8 और 9 करोड़ रुपए और लगेंगे वो मैंकोजेब प्लांट के लिए, जिसकी मैंने शुरुआत कर दी है। मेरा पूरा टारगेट है, टफ है ये, इसको मैं 12 से 15 महीने में मैं क्लोज करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट हमारी इंडस्ट्री को कर रहे हैं। मैं बहुत आशावादी हूँ, बहुत होपफुल हूँ कि गवर्नमेंट से मुझे सपोर्ट मिलेगा और बहुत जल्दी मैं इस टेक्निकल को बना के इंडिया में फार्मर्स की सही क्वालिटी का और सही रेट का माल मैं अवेलेबल फार्मर्स को करा सकता हूँ।